C4 pathway. So let me remind you what is the C4 pathway. In last class we discussed about it. So look, this is C4 pathway. So in last class we discussed that C3 cycle was the cycle where fixation of carbon dioxide used to take place. And there is a demerit with, so all those plants which run C3 cycle, they are called C3 plant. And there is a demerit with these C3 plant. The demerit is that during the photosynthesis, so before starting it, would you tell me please, what was the carbon dioxide acceptor or what was the carbon dioxide fixing enzyme in C3 pathway? Sir, RUBP. RUBP, very good, excellent. So RUBP, so हमने ये पढ़ा हुआ था कि RUBP या रेबुलोज जो था, रेबुलोज बाइफॉस्फेट, जिसको हमने बोला था रेबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, ये एक एंजाइम था और ये एंजाइम क्या करता था, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता था और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करता था। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस एंजाइम के साथ एक डिमेरिट है। इस एंजाइम के साथ ये डिमेरिट है कि अगर एटमॉस्फेयर में या सेल के अंदर, एटमॉस्फेयर इन द सेंस सेल के अंदर, अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में बढ़ जाए, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होगा उसको नहीं करेगा। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो कम हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब फूड कम बनेगा, राइट। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको। तो इस वजह से C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम है, कि कभी कभी ऐसा होता है। अब C3 प्लांट में क्या था कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही मेसोफिल सेल पे चल रही है। अब C4 प्लांट में थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग है। C4 प्लांट में आप देखिए, ये ऊपर की तरफ मेसोफिल सेल है और बीच में बंडल शीथ सेल है और बंडल शीथ सेल के अंदर वैस्कुलर बंडल है। तो वैस्कुलर बंडल को चारों तरफ से ये घेरने वाली जो सेल है, कवर करने वाली जो सेल है, इनको हमने बंडल शीथ सेल कहा। ये बंडल शीथ सेल है, राइट, और इनके ऊपर ये मेसोफिल सेल। तो यहां पर होता क्या है C4 साइकिल में कि मेसोफिल सेल में क्या करते हैं, मेसोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने का काम मेसोफिल सेल में किया जाता है और C3 साइकिल जो है बंडल शीथ सेल में चलती है। मतलब कि आधा काम अलग होता है और आधा काम अलग होता है। अब देखिए यहां पर मेसोफिल सेल में क्या है, यहाँ पे पीपी, यहाँ पर रुबिस्को नहीं है, यहाँ पर रिबोस्को की जगह क्या है, पीपी कार्बोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम है। सो पीपी कार्बोक्सिलेज क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था शायद, इसे हम लोग पीपी मींस होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। दिस इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एक एंजाइम है, ये 3 कार्बन से मिलकर के बना है, राइट। तो ये 3C कंपाउंड है, C3 ना कहा जाए, इसे 3C कहा जाए, तो 3C कंपाउंड। अब क्या होता है कि इन मेसोफिल सेल द एंजाइम पीपी कार्बोक्सिलेज ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू पीपी। पीपी क्या करता है, CO2 को ले लेता है। तो 3 कार्बन पीपी के और 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का, कितने कार्बन हो गए टोटल, 4। राइट। तो यहां पर जो पहला कंपाउंड बनता है वो बनता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड, OAA। वहां पर हमने देखा था कि पहला कंपाउंड जो बनता है वो 3 कार्बन से बना, मतलब 3C कंपाउंड है। यहां पर पहला का जो कंपाउंड है OAA, ये क्या है, 4C कंपाउंड है। इसीलिए साइकिल को हम क्या बोलते हैं, C4 साइकिल कहते हैं। क्लियर है, C4 क्यों कहते हैं? ओके। अब क्या होता है, ऑक्सलो एसीटेट एक कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, ये भी 4C कंपाउंड है। अब मैलेट प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से मेसोफिल सेल से जाके बंडल शीथ सेल में एंटर कर जाता है। बंडल शीथ सेल के अंदर जाने के बाद मैलेट ब्रेक हो जाता है। मैलेट फिर से एक 3C कंपाउंड और 1C कंपाउंड में ब्रेक होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है और ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा फिर से पाइरुवेट कहां पे आ जाता है, फिर से प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से मेसोफिल सेल में आ जाता है। मेसोफिल सेल में आने के बाद अगेन यहां पर ATP से ADP खर्च होता है ना,
और यहाँ पर पीपी फिर से क्या होता है, रिजनरेट हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी गई, अब यहाँ पे कैल्विन साइकिल में चली जाती है। अब रुबिस्को यहाँ पर मौजूद है। अब रुबिस्को यहाँ मौजूद होने का फायदा क्या है? एक्चुअली बंडल शीथ सेल, दे आर इम्परमेबल टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैन नॉट enter inside them, right? So rubisco can never combine with oxygen in C4 plant, but in C3 plant rubisco is found in mesophyll cell, so there is probability that it can combine with the oxygen. But अगर हम बात करें यहाँ पर mesophyll cell में, right, अगर C4 प्लांट की, तो कभी भी रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं कर पाता है, और इस तरह से यहाँ पर इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन के टाइम पे, एवोल्यूशन के दौर में, इस एवोल्यूशन के सीक्वेंस में C4 प्लांट दे आर मोर इफिशिएंट प्लांट इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट। बताएं, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? अंशिका? Yes, sir. ठीक है, ग्रेट ग्रेट। अंशिका बताओ भाई, समझ आ गया? अच्छा, अर्पित कौन है अर्पित की जगह? समझ आ गया बेटा? ठीक है, आवाज नहीं आई हालांकि मेरे पास आपकी। ठीक, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक डायग्राम में आपको और दिखाऊंगा अभी, मोस्ट प्रॉब्ली। Yes, है ना? एक डायग्राम और दिखाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, राइट। अब देखो एक डायग्राम में आपको इसी का दिखाता हूँ, C4 से। तो वो डायग्राम तो आपके समझ के लिए है, हालांकि आप वो भी बना सकते हैं, देयर इज नो बाउंडेशन। ये डायग्राम आपको नॉर्मली आपके एनसीईआरटी में भी बना होगा, हो सकता है बना ही होगा, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी शायद। हाँ, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी देखो। तो यहाँ पर मेसोफिल सेल, वहां पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मेसोफिल सेल कहाँ पे होती हैं, C3 कहाँ पे होता है, C4 कहाँ पे होता है। तो चलिए नोट करिए, C4 साइकिल, C4 साइकिल, और इसी C4 साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, इसी को हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हैच एंड स्लैक पाथवे, स्लैक पाथवे, ठीक है। हैच एंड स्लैक पाथवे भी इसी को बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। तो इसी को हम C4 पाथवे, इसी को हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं, इसी को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे नोट करेंगे। It was discovered by Hatch and Slack. It was discovered by Hatch and Slack. Hence, it is known as Hatch and Slack pathway. Hatch and Slack pathway. Full stop. The first time it was reported in sugarcane leaves. First time it was reported in sugarcane leaves. Full stop. First carbon compound is oxaloacetic acid. First carbon compound is oxaloacetic acid. Hence, it is known as C4 pathway. Next point. Sometime it is also known as HSK. Sometime it is also known as HSK. Hatch, Slack, and Korshak.
KORTSCHAK, कॉर्ड सैक। So it is also known as हैच, स्लैक एंड कॉर्डसैक। एक्चुअली ये जो पाथवे था, इस पाथवे को सुगर केन में देखने का जो काम किया था वो कॉर्डसैक ने किया था। हैच और स्लैक ने इसको डिजाइन किया, राइट? इसीलिए तीनों को मिलाकर के इसको एचएसके या हैच स्लैक एंड कॉर्डसैक पाथवे कहते हैं। ठीक है ना, नोट करेंगे। इट इज फाउंड इन नंबर ऑफ प्लांट, it is found in number of plant which grow in tropical region, they may be monocot as well as dicot, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो नॉर्मली एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं सुगर केन का और मेज का। अब दोनों मोनोकॉट हैं, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ मोनोकॉट में पाए जाते हैं, ये मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछ दिया था कि किसमें इनमें से C4 प्लांट कौन सा है। तो C4 प्लांट का मतलब जिसमें C4 साइकिल चले या C4 पाथवे चले, उन्हें अपन क्या बोल सकते हैं? C4 प्लांट बोल सकते हैं, राइट? तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है। मेज, MAIZE, मेज, सुगरकेन, सॉर्गम, मेज, सुगरकेन, सॉर्गम, ये मेनली प्लांट हैं जिनमें पाथवे पाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नोट करेंगे। C4 pathway is actually found in those plants which have Cranch anatomy। कोई बताएगा Cranch anatomy क्या होती है? Cranch anatomy, C4 pathway is mainly found in those plants where Cranch anatomy is present। कोई बताएगा? नहीं। अभी आपको जो मैंने दिखाया था, है ना, अब आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। अभी मैंने आपको जो प्लांट जो स्ट्रक्चर दिखाया था उसको हम क्रेंच एनाटॉमी देखिए। तो वो मेसोफिल और बंडल शीट सेल जो आपस में मतलब किसी ग्रुप बना के फॉर्म है, ग्रेट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस एग्जैक्टली, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं, उसी को क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि बाहर की तरफ आप मेसोफिल सेल हैं और वेस्कुलर बंडल को यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल सराउंड कर रही है, जिसको हमने क्या बोला? बंडल शीथ सेल। और जो बंडल शीथ सेल्स होती हैं, राइट, देखिए जो बंडल शीथ सेल्स होती हैं, इन बंडल शीथ सेल के ये जो होती हैं, दे आर इम्परमेबल टू ऑक्सीजन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया भी था, है ना, दे आर इम्परमेबल टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल पाई जाती है और उनके ऊपर मेसोफिल सेल पाई जाती है। ठीक है ना, इस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को, इस एनाटॉमिकल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्रेंच एनाटॉमी। और इसीलिए आधी साइकिल चलती है कहां पर? मेसोफिल सेल में, और आधी साइकिल चलती है कहां पर? बंडल शीथ सेल में। तो C4 साइकिल चलती है कहां पर? मेसोफिल में, और C3 साइकिल चलती है, कैल्विन साइकिल कहां चलती है? बंडल शीथ सेल में। नोट करिए, क्रेंच एनाटॉमी, इन क्रेंच एनाटॉमी mesophyll cells are undifferentiated। Mesophyll cells are undifferentiated। They have bundle sheath cells which surround vascular bundle. They have bundle sheath cells which surround vascular bundle
which surround vascular bundle in concentric manner. Next point. The mesophyll cell have 3 carbon compound PEP, 3 carbon compound, आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते जाइए. Mesophyll cell have 3 carbon compound PEP, which is primary acceptor of carbon dioxide. Primary acceptor of carbon dioxide. C3 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? Rubisco. Right, very good, Rubisco. Full stop. Next point. PP combined with a CO2 molecule. PP combined with a CO2 molecule in presence of PP carboxylase. PP combined with carbon dioxide in presence of PP carboxylase and form a 4C compound oxaloacetate, OAA, and form a 4C compound oxaloacetate. Hence, it is named C4 cycle. Hence, it is named C4 cycle. The and form oxaloacetate, ये वाला, and form oxaloacetate, OAA, ब्रैकेट में. Hence, it is called C4 cycle. नेक्स्ट पॉइंट है oxaloacetate convert into malate. ब्रैकेट में लिखिए मैलिक एसिड. फुल स्टॉप. इसी में लिखेंगे, इसी पॉइंट में. Malic acid is translocated. Malic acid is translocated to bundle sheath. Malic acid is translocated to bundle sheath through plasmodesmata. Full stop. Next point. In bundle sheath, malic acid breaks down into pyruvate and CO2. फुल स्टॉप. इसी में लिखेंगे. This is the reason that bundle sheath have very high CO2 level in comparison to atmosphere. Next point.
pyruvate comes back to mesophyll and pyruvate comes back to mesophyll and it is converted into PEP. It is converted into PEP by utilization of ATP. Next point, CO2 now fixed by C3 or Calvin cycle. CO2 is now fixed by C3 or Calvin cycle inside bundle sheath cells. एक पॉइंट यहाँ पे स्टार बना के लिखेगा नीचे, है ना, तो ये C4 साइकिल थी, एक पॉइंट और स्टार बना के लिखेगा। In C3 plant, 3 ATP in C3 plant, 3 ATP is required to fix 1 molecule of CO2. In C3 plant, 3 ATP are required to fix 1 molecule of CO2, while C4 plant consume 5 ATP to fix 1 molecule of CO2. क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो C3 प्लांट फूड बनाने में कम एनर्जी लेते हैं, जबकि C4 प्लांट ज्यादा एनर्जी लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज एक्सक्लूसिवली नीट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, formation of a glucose molecule require 30 ATP in C4 plant. Formation of a glucose molecule require 30 ATP in C4 plant, while formation of a glucose molecule required only 18 ATP in C3 plant. Sir, require 18 ATP in C3 plant. तो देखो C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि इनमें फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, मतलब कि ऑक्सीजन से यहाँ पर जो RUBP है वो रिएक्ट नहीं करता है, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। डिसएडवांटेज क्या है? इनको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पैदा करने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो कुछ मामले में C4 प्लांट एडवांस है, कुछ मामले में यहाँ पे डिसएडवांटेज। क्लियर है? बताइए भाई। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना एकदम 100%? C4 C3 प्लांट, C4 C3 साइकिल। किसी को कोई डाउट हो पूछे भाई। नो सर, समझ में। ठीक है, नो सर, नो डाउट। बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन याद रखना, मैं पूछूं तो फिर बताना मुझे, है ना, भूल नहीं जाना। तो अब भाई साहब मैं आपको क्या बताता हूं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली क्या होता है कि कैल्विन साइकिल में CO2 को
एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है? रुबिस्को। आप सब लोग स्मार्ट हो, आप समझ गए पूरी बात। रुबिस्को। तो मैंने आपको बताया था कि रुबिस्को का पूरा फुल फॉर्म होता है रेबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रीजन क्या होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से ही कंबाइन करने की कैपेबिलिटी है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है तो CO2 से ही कंबाइन करेगा, नॉर्मल साइकिल चलेगी और फूड का फॉर्मेशन। लेकिन अगर इनकेस ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये क्या करता है? कंबाइन कर लेता है किससे? ऑक्सीजन से, और इसकी प्रोडक्टिविटी 50% हो जाती है, राइट। तो जितना फूड बनाना चाहिए, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो फूड जितना बनाना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता। लेकिन ये चीज सिर्फ पॉसिबल है किसमें? C3 प्लांट। C4 प्लांट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि C4 प्लांट में जहां पे रुबिस्को पाया जाता है वहां कभी भी ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकती और ना ही कभी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ सकता है ना। तो C4 प्लांट में C4 जो पाथवे है ये तो इससे बिल्कुल फोटो रेस्पिरेशन से प्रूफ, मतलब फुल प्रूफ है ना। लेकिन C3 प्लांट आर अफेक्टेड विद फोटो रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन, कैसे होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे फोटो रेस्पिरेशन। ये सिंपल सा पाथवे है और आप इसको याद रखिएगा। तो हेडिंग डालेंगे फोटो रेस्पिरेशन। पहले मैं आपको समझा देता हूं, और ये किसमें होगा? ओनली इन C3 प्लांट। C4 प्लांट में पॉसिबल नहीं है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि CO2 कंबाइन केल्विन साइकिल में CO2 कंबाइन करती है, किससे में? किससे कंबाइन करती है? RuBP से, रेबुलोज बाइफॉस्फेट से, और क्या बनाती है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाती है ना, 3 PGA का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो नॉर्मली यही प्रोसेस है ना। अब क्या होता है जब कभी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ना, तो क्या होना चाहिए? इन जनरल होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि एक RuBP और एक CO2 मिलकर के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, और किसके बनाएगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनाएगा, 3C कंपाउंड के। लेकिन सम टाइम व्हाट हैपन, ऐसा नहीं होता है। अब जब ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होता है? उस कंडीशन में क्या है कि जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो रेबुलोज बाइफॉस्फेट CO2 से कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल तो बना लेता है, किसका? किसका? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, PGA का। लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल जो बनता है, एक मॉलिक्यूल, कायदे से 2 मॉलिक्यूल PGA के बनाने चाहिए, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल PGA का बन रहा है, और दूसरा मॉलिक्यूल किसका बन जाता है? दूसरा बन जाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, तो ये बनता है दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट का, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हो? क्लियर है ना? क्लियर? Yes, sir. क्या होता है? यस सर। तो यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया। अब देखो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट, अब ये वेस्ट नहीं जाता। अब इस फॉस्फोग्लाइकोलेट का हुआ क्या? तो सीधी सी बात आप यहाँ पे समझ गए, प्रोडक्टिविटी कितनी आ गई? कितनी गिर गई? 50% हो गई। एक RuBP से CO2 के कंबाइन होने से 2 मॉलिक्यूल PGA के बनने चाहिए, एक ही बना। यही काम का है, यही जाके फूड बनाएगा, है ना। तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे गिर गई। अब क्या होता है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट का होगा क्या? तो मतलब समझने लायक बात ये है कि फॉस्फोग्लाइकोलेट का आखिर इसका डेस्टिनेशन क्या है, क्या होगा? अब फॉस्फोग्लाइकोलेट जाता है कहां पर? ये जाता है क्लोरोप्लास्ट से निकल के पराक्सीसोम में जाता है। पराक्सीसोम में फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लाइसिन पेरोक्सीसोम से निकल करके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर सीरीन में कन्वर्ट होने के बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लूज कर देता है। अब देखिए यहां पर ये जो आपका सीरीन है, ये सीरीन चला जाता है कहां पर? फिर से दोबारा पेरोक्सीसोम में। सीरीन कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट फिर से ATP यूज होकर के और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो पार्ट है ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? किसमें? PGA में कन्वर्ट तो हो जाता है, लेकिन इस ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, ये ATP खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी का एक्सपेंशन बढ़ जाता है और प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई?
Yes, sir. ठीक है, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं बताता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? अच्छा, लाइट की प्रेजेंस में ही होता है, ये भी याद रखिएगा। Yes, sir. ठीक है, नोट करेंगे। फोटो रेस्पिरेशन is light dependent process of oxidation of oxidation of RUBP। फुल स्टॉप। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही ना, हो रही नहीं हो रही, बताओ। Yes, बोलते हो भाई, हाँ ना, कुछ भी बोलते हो, हाँ ठीक है। सो नोट करेंगे, इन दिस प्रोसेस release of CO2 in this process release of CO2 takes place from photosynthetic cells। Release of CO2 takes place from photosynthetic cell। Full stop। Next point, by this process decrease in rate of photosynthesis takes place। important है, by this process decrease in rate of photosynthesis takes place when oxygen concentration increases by 2 to 3% to 21%। by 2 to 3% to 21%। ये कब होता है? ये तब होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन नॉर्मली 2 to 3% होता है, उससे 21% तक पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट, साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज क्लोरोप्लास्ट। फुल स्टॉप। Peroxisome and mitochondria is also required to complete the process। next point है इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिखिए अगला पॉइंट। by the oxidation of RUBP a two carbon compound by the oxidation of RUBP a two carbon compound phosphoglycolate is produced, hence it is also called C2 cycle। ठीक भाई, तो हम लोग इसको C2 साइकिल, तो आपको C2 साइकिल पता चल गई, C3 आपको पता थी, C4 पहले से पता था, है ना? क्लियर है यहां तक? yes, sir. गुड। एक पॉइंट और लिखें, इन दिस प्रोसेस
75% of carbon 75% of carbon is lost due to oxygenation of ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही ना 75% of carbon is lost by the oxidation of RUBP. अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए। फोटो रेस्पिरेशन इंक्रीजेस with increase in intensity of light, comma, concentration of O2, comma, increase in temperature and increase in age of leaves। चारों फैक्टर याद रखिएगा, ये पूछे हुए क्वेश्चन है नीट एग्जाम में। एजिंग के साथ फोटो ऑक्सीडेशन बढ़ता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, याद रहेगा? यस सर। नोट करेंगे। फोटो रेस्पिरेशन इज हाईली wasteful process, highly wasteful process where Sir is highly wasteful process where 25% loss of fixed CO2, 25% loss of fixed CO2 takes place। साइकिल आपको मैंने बता ही दी है ना, साइकिल आपको बस ये याद रखनी है। क्या सबको बात समझ में आ गई? और अगर किसी को डाउट हो पूछिए। फोटो रेस्पिरेशन नॉर्मली बच्चों को इसमें डाउट रहता है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बताइए। अभी किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, तो देखो मेरी बात समझना, ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये दूसरा वाला जो इस वाले के बनने से यहाँ पर क्या होता, 75% तो दोबारा से रिकवर हो जाएगा वापस आकर के, है ना, क्योंकि पीजी में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन 25% यहाँ पे लॉस हो जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखो। तो ये था भाई हमारा फोटो रेस्पिरेशन, है ना। तो सब लोग बताएंगे, तो रोशनी, अर्पित और अंशिका, आदिति, आयुषी, सब लोगों को समझ में आ गया? यस सर। अब नेक्स्ट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, हेडिंग डालिए। अब हमें सिर्फ वो चीज समझनी है कि किन चीजों से फोटोसिंथेसिस ज्यादा बढ़ सकती है और किन चीजों से फोटोसिंथेसिस कम हो सकती है। अब यहाँ पर हम लोग जब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ओके, अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है? सिंपल है, बस समझो मेरी बात। तो मैं बड़ी सिंपल सी कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमारे आपके बीच में काम करता है ना। अब देखो हम लोग क्लास कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, है ना। तो हमारी आपकी जो इफिशियंसी है, हम आप डेढ़ घंटे इफिशियंसी से पढ़ेंगे, पूरा एकदम मन लगा करके अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारी आपकी जो इफिशियंसी है, इसको गिरा कौन सकता है? तो अगर इंटरनेट कनेक्शन पुअर हो जाए हमारे आपके बीच में, है ना, सब कुछ है, हमारे आप दोनों के पास लैपटॉप भी है, हम दोनों के पास कंटेंट भी है, हम दोनों के पास टाइम भी है, हम दोनों लोग बैठे भी हुए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इंटरनेट, तो अब क्या है, हमारे आपके स्टडी की प्रोसेस में कौन कौन हेल्प कर रहा है? इसमें लैपटॉप हेल्प कर रहा है, इसमें ये इंटरफेस जो हमारे आपके बीच है ये हेल्प कर रहा है ना। आपकी कॉपी, आपकी पेन, टेक्स्ट बुक, और मैंने जो पीपीटी मेरे हैं वो पीपीटी हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर हेल्प कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई सा भी फैक्टर कमजोर पड़ जाए तो क्या हम आप इफिशिएंटली पढ़ सकते हैं? मान लो मैं आपको इंटरनेट का आना कम हो, मेरी वॉइस ही वीक आना स्टार्ट, तो अब मेरी वॉइस वीक आना स्टार्ट हो गई, तो इस पूरी प्रोसेस में लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया? मेरी वॉइस। अगर वॉइस प्रॉपर आएगी तो क्लास अच्छे से होगी, वॉइस प्रॉपर नहीं आएगी तो क्लास नहीं अच्छे से होगी। दूसरा, बोर्ड दिखाई देना बंद हो जाए,
इंटरनेट कनेक्टिविटी कम हो जाए, लाइट चली जाए, पावर बैकअप चला जाए, तो कोई भी चीज, कोई भी फैक्टर, जो भी फैक्टर इनमें से कमजोर होगा या कम पड़ जाएगा, आप उसको क्या बोलोगे? लिमिटिंग फैक्टर। समझ आ गया कि नहीं आया? यस सर। तो वही लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर फिक्स नहीं होता है, तो कहा जाता है कि वो फैक्टर जो कम अवेलेबल होता है वही जनरली हर रिएक्शन में लिमिटिंग फैक्टर होता है। फोटोसिंथेसिस में CO2 चाहिए, CO2 कम पड़ गई, वो लिमिटिंग फैक्टर हो गया। टेम्परेचर सही नहीं है, वो लिमिटिंग फैक्टर हो गया। वाटर कम है, वो लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो वो जो फैक्टर कम अवेलेबल होता है वही लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो ऐसा फैक्टर जो रिएक्शन को लिमिट कर दे उसको हम लिमिटिंग फैक्टर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। वेरी गुड, नोट करिए। प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, तो पहले आपने हेडिंग डाला द फैक्टर विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो मैं आपको नोट करा देता हूं। तो हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब देखो, प्रिंसिपल और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है ना, तो मैंने आपको समझा तो दिया ही है, आप नोट किए। अ लिमिटिंग फैक्टर इज डिफाइंड, अ लिमिटिंग फैक्टर इज डिफाइंड as the factor, a limiting factor is defined as the factor, limiting factor is defined as the factor which which is deficient to such extent, which is deficient to such an extent that increase in magnitude. A limiting factor is defined as a factor which is deficient in such an extent that increase in magnitude directly increases, increase in magnitude directly increases the rate of process. Full stop. The effect of limiting factor was studied by किसने दिया था ये? ब्लैकमैन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। Was studied by Blackman and he formulated the principle of limiting factor. Next point. And formulated the principle of limiting factor. Next point. This principle state that when a process is controlled by number of factor, comma, the rate of process is limited by the pace of slowest factor. Full stop. Indirectly, we can say the process is limited or controlled by
the factor which is deficient, ठीक है। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में अब सबसे पहले आ जाइए, फैक्टर कौन सा फैक्टर है, फैक्टर्स में आ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फैक्टर लाइट। अब कौन बताएगा लाइट का क्या इंपैक्ट पड़ता है, लाइट बढ़ने से फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी या घटेगी, बताओ भाई। लाइट बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी या घटेगी, अरे कोई तो बताओ। लाइट बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। अरे देख, किसी भी चीज की अति बुरी है ना। किसी भी चीज की, है ना, अति बुरी है। कोई भी चीज ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। लाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, लाइट ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, लेकिन लाइट एक लिमिट से ज्यादा होगी तो क्या होगा, नोट करो। at higher light intensity, higher light intensity, देखो पहले मैं बता ही दूं, एक ग्राफ, रुको एक ग्राफ बताता हूँ, आपको समझाना पड़ेगा पहले मुझे। तो समझो, मान लेते हैं कि इस वाले पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ले लेते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इस वाले में ले लेते हैं क्या, लाइट इंटेंसिटी। तो अभी क्या होगा, स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम लाइट बढ़ाते जाएंगे फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी, और एक लिमिट पे जाने के बाद, है ना, ये क्या होगा, लीनियर हो जाएगी, और उसके बाद फिर नहीं बढ़ेगी। ठीक है। तो इस लिमिट के ऊपर आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दें, और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा देंगे तो जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। और एक लिमिट के ऊपर मैं आपको बताता हूँ एक काम, आप याद रखिएगा, एक लिमिट के ऊपर अगर आप अपन लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दें तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब बाकी भी कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग सोलराइजेशन बोलते हैं, सोलराइजेशन। ठीक है, सोलराइजेशन कहते हैं, राइट, नोट करेंगे। इनिशियली the rate of photosynthesis increases with light intensity. Initially, the rate of photosynthesis increases with light intensity, while increases with light intensity, while after a certain point, it becomes stable and do not increases. Full stop. Light is rarely a limiting factor. Full stop. Increase in light beyond a certain point, increase in light beyond a certain point causes breakdown of chlorophyll and Sir, breakdown of chlorophyll
and decrease in photosynthesis. Breakdown of chlorophyll and decrease in photosynthesis. Right? ठीक, तो जो मैंने बताया, तो सोलराइजेशन जब हो जाएगा तो सभी कंपोनेंट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस फिर उसके ऊपर नहीं इंक्रीज करेगी। और यहाँ पर जिस लिमिट के बाद ये फोटोसिंथेसिस, ये ग्राफ बढ़ना बंद हो जाए, है ना, स्टॉप हो जाए, उस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सैचुरेशन पॉइंट। जनरली जो फुल लाइट होती है उसका सिर्फ 10% इंक्रीज करने में सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल जो फुल लाइट होती है, सनलाइट जो होती है, सिर्फ वो सनलाइट को 10% और तेज कर दिया जाए, उसकी इंटेंसिटी 10% और इंक्रीज कर दी जाए, तो सैचुरेशन पॉइंट अचीव। क्लियर है? लाइट फैक्टर समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, CO2 कंसंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए? बताओ भाई। सेकंड फैक्टर है CO2 कंसंट्रेशन। फिर दूसरा फैक्टर है, अगर CO2 बढ़ेगा तो क्या होगा? सर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी एक पॉइंट तक, स्टॉप हो और अगर ये लो हो जाए तो? फिर भी स्टॉप हो जाएगी। क्यों? मतलब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो प्लांट फूड नहीं बना। ठीक है, मतलब CO2 गिर जाएगा तो O2 का लेवल बढ़ जाएगा, तो C3 प्लांट क्या स्टार्ट कर देंगे? फोटो रेस्पिरेशन। यस। है ना, C2 साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, गुड, नोट करो। CO2 is major limiting factor. CO2 is major limiting factor, अंडरलाइन करो, नीट का क्वेश्चन है। CO2 is major limiting factor for photosynthesis. CO2 concentration is very low, 0.3 है ना, 0.03. CO2 concentration is very low in atmosphere. CO2 concentration is very low in atmosphere. Hence, increase in CO2 up to 0.05%, increase in CO2 up to 0.05% increases the rate of photosynthesis. Beyond this level, rate decreases. Beyond this level, rate of photosynthesis decreases. Next point, इसी में लिखेंगे, C3 and C4 plant behave differently. Comma, C4 plant, so C4 plant, so saturation level at 360 microliter per liter of CO2, while C3 plant, so saturation level beyond 450 microliter per liter. ठीक भाई, तो सैचुरेशन पॉइंट C4 प्लांट के लिए बियॉन्ड 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। तो C4 प्लांट के लिए सैचुरेशन लेवल पहले अचीव हो जाता है, लेकिन C3 प्लांट के लिए सैचुरेशन लेवल बाद में अचीव होता है, ज्यादा रेंज तक फोटोसिंथेसिस इनकी बढ़ती है। ठीक है, तो अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए तो
तो C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी कंपेरिजन टू C4 प्लांट के। अब आते हैं थर्ड फैक्टर, टेम्परेचर। तो क्या होगा भाई? सर टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करेगा तो प्लांट को डैमेज हो जाएगा फंक्शन में, और ग्रोथ और मतलब प्रोसेस का रप्चर हो जाएगा, और ज्यादा कोल्ड हो जाएगा तो भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, राइट, सही बात है, नोट करो। डार्क रिएक्शन is temperature controlled reaction, ठीक है, while light reaction is less sensitive, light reaction is less sensitive to temperature. C4 plant can perform photosynthesis in higher temperature. C4 plant can perform photosynthesis in higher temperature, while for C3 plant optimum temperature is lower, है ना। तो C4 प्लांट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मतलब ज्यादा हाई टेम्परेचर तक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उसका गिरने लगेगी। C3 प्लांट पे बहुत ज्यादा रेंज तक फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आता है वाटर। तो वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वाटर कम होगा फोटोसिंथेसिस कम होगी, वाटर ज्यादा होगा तो एक लिमिट तक फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, उसके बाद फिर से नहीं बढ़ेगी। नोट करेंगे, water is also an important factor at the scarcity of water. At the scarcity of water, stomata closes. At the scarcity of water, stomata closes and CO2 level decreases. That's how water affect indirectly. That's how water affect indirectly. Full stop. At the scarcity of water, wilting of leaves takes place. At the scarcity of water, wilting of at the scarcity of water, wilting of leaves takes place, due to which surface area of leaf decreases. Surface area of leaf decreases. Hence, leaf receive less light. In both of ways, full stop, in both of ways, water affect indirectly. In both of ways, water affect indirectly. This is all about the photosynthesis. So in case अगर आपका कोई क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग में तो प्लीज पूछिए। तो हम लोगों ने पूरा फोटोसिंथेसिस के सभी टॉपिक कवर कर दिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट हो, आपको क्वेश्चन है, तो फील फ्री टू आस्क मी, आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और अगर नहीं है कोई डाउट तो हम लोग मूव करेंगे आगे रेस्पिरेशन पर।
No, sir, no. रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, देखो अब नेक्स्ट चैप्टर है अपना रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी में भी पढ़े। रेस्पिरेशन, अब देखो रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता क्या है और कैसे ये प्रोसेस काम, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होती है तो सबको पता होगा, है ना, पता तो होगा ना रेस्पिरेशन क्या होता है? नहीं? Yes, sir. तो रेस्पिरेशन दो तरह का हो सकता है। Aerobic and anaerobic. हाँ, वेरी गुड, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज बर्न होता है, C6H12O6, ग्लूकोज बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं, 6O2। ग्लूकोज के बर्न होने से होता यह है कि 6CO2 का फॉर्मेशन होता है, प्लस 6H2O बनते हैं, और साथ में 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है ना। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। दूसरा क्या होता है, हमारा एनारोबिक प्रोसेस होता है। एनारोबिक प्रोसेस में क्या होता है, फूड की बर्निंग तो होती है लेकिन कब होती है? इन एब्सेंस ऑफ, है ना। तो एरोबिक कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ O2, है ना। और एनारोबिक क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, C6H12O6, ग्लूकोज ही हमेशा फूड के फॉर्म में बर्न होता है लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और यहाँ पर क्या होता है, 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा, 2C2H5OH, एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और साथ में क्या होगा, 59 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी, है ना। अब ये काम कब होता है, ये तब होता है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया की बॉडी में। तो ये बैक्टीरिया की बॉडी में, अगर यही एनारोबिक किसी ह्यूमन बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में, तो जब एनिमल की बॉडी में होता है तो वहां एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता, C6H12O6। देखो कहीं पर भी बर्न होगा तो फूड के फॉर्म में ग्लूकोज ही बर्न होगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी लेकिन यहाँ बनता क्या है, तो lactic acid. राइट, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ बनता है C3H6O3, है ना, दिस इज लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, प्लस 36 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। तो ये वाला जो केस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन की बॉडी में होता है, ये वाला फंजाई में होता है और बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। नोट कर लो पहले, फिर आगे चलते हैं। Yes, sir. नोट कर लिए सबने? Yes. तो चलो अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस कैसे चलती हैं, किस तरह से काम करती है, ठीक समझिएगा। रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन, चलो मैं आपको वैसे बताता हूँ, ऐसा कोई ऐसा कोई अलग से
एक डायग्राम है, ये पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन कर देगा। देखो, बहुत ध्यान समझना। अगर आपको ये पूरा रेस्पिरेशन का क्या है, क्रक्स है ना, मतलब पूरी रेस्पिरेशन की कहानी का पूरा ये जीस्ट है। देखो, होता क्या है कि हम आप क्या खाते हैं, फूड। फूड डाइजेशन के थ्रू किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। तो हमारे आपके लिए फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, लेकिन ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड, और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कोई भी 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज जैसा एंटर कर ही नहीं सकता है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करना तो उसके लिए पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है कहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म, या इनफैक्ट मैं बोलूं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है, और वहां पर क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, और पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल के बनने की प्रोसेस, पाइरुवेट मींस पाइरुविक एसिड के बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस में एटीपी का जनरेशन होता है, एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन। अब पाइरुवेट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, इनको क्रॉस करके अंदर एंट्री ले सकता है। अब पाइरुवेट को ये पास मिल जाता है, जिस पास की हेल्प से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो चला गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 चीजें, एक तो इसके अंदर जेल जैसा सब्सटेंस भरा है, जिस सब्सटेंस को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। अब इस मैट्रिक्स में क्या होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर जब पाइरुवेट पहुंचता है, तो पाइरुवेट अब डायरेक्टली इस साइकिल में, ये सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसी को हम लोग पीसीए साइकिल बोलते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल कहते हैं। इस साइकिल में क्या होगा, ये पाइरुवेट बर्न होगा और एनर्जी का प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन इस साइकिल में एंट्री पाइरुवेट को नहीं मिल सकती। अब पाइरुवेट को क्या करना होगा, पाइरुवेट को किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट होना होगा। तो जेल में ये क्या करता है, पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। एसिटिल कोएंजाइम ए को अब एंट्री मिल जाती है सिट्रिक एसिड साइकिल में, या फिर यूं कहें रेस्पिरेटरी साइकिल में। एसिटिल कोएंजाइम में ब्रेक होता है ना। और किस में ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में ब्रेक होता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और एनर्जी कैसे रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है। नीचे एक रिएक्शन दी, C6H12O6, 6CO2, 6O2, 6H2O, 6CO2 और 12H2O, और प्लस साथ में एनर्जी या एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सो दैट्स हाउ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। ये कंप्लीट पिक्चर है या स्टोरी है रेस्पिरेशन। और जिस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहां चल रही थी और उससे एनर्जी जनरेट हो रही थी, उसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ चेन यहाँ पे भी चलेगी और एनर्जी का जनरेशन। बताइए भाई, यस समझ आ गया सबको? यस। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ग्लाइकोलिसिस पाथवे पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या, सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे, है ना, मतलब जो रेस्पिरेशन के एक्चुअली जिसको हम क्रेब साइकिल कहते हैं वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग हेडिंग डालिए आप लोग, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस। एक सेकंड रुकिए।
काफी बड़ी प्रोसेस है, तो देखिए देखो, थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि पूरा स्क्रीन में एक बार में नहीं आ पाएगा। पहले मैं एक बारी में दिखा देता हूँ, आपकी बुक में होगा, ऑब्वियसली आपकी बुक में ही बना होगा। देखो, दिख रहा है क्या साफ स्क्रीन में आपकी? यस सर। ये दिखाई दे रहा है? क्या बात है। देखो, चलो समझो बात को, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। देखो, अब यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज इस साइकिल में एंट्री करता है। तो ग्लूकोज एक एंजाइम इस पे काम करता है, उसका नाम हेक्सोकाइनेज है। हेक्सोकाइनेज और प्लस एटीपी कंज्यूम होता है, एटीपी खर्च होता है। अब हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, है ना? एक फॉस्फेट इसने एटीपी से ले लिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, है ना? एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपस में एक दूसरे के आइसोमर हैं। इसीलिए बीच में जो एंजाइम यूज होगा वो आइसोमरेज होगा, है ना? आइसोमरेज एंजाइम सिर्फ आइसोमर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। तो हेक्सोकाइनेज के बाद यहाँ पे एंजाइम काम करेगा फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, तो अगेन एटीपी ब्रेक होगा एडीपी में, मतलब एनर्जी खर्च होगी, और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की हेल्प से यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में, है ना? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, है ना? तो हम लोग बोलते हैं डीएचएपी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डीएचएपी में, है ना? और ये क्या है? F6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है ना? अब क्या होता है, यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट डायरेक्ट साइकिल के अंदर में एंट्री कर जाता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना पड़ता है क्योंकि डीएचएपी साइकिल में एंट्री नहीं कर सकता है। तो क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट डायरेक्टली इसमें एंट्री कर जाता है, और अगर ये डीएचएपी में जो बन गया तो डीएचएपी फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एनएडीएच का क्या होता है, कंजम्पशन होता है, मतलब एनर्जी फिर से कंज्यूम होती है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है ना? इसको क्या बोलते हैं, 1,3 पीजीए, है ना? फॉस्फोग्लिसरेट, तो पीजीए में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से एक एटीपी यूज होता है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, मतलब पीईपी में कन्वर्ट हो जाता है, और पीईपी पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर से इस पाइरुवेट को, तब फिर जाकर के इस पाइरुवेट को एंट्री मिलती है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री मिलती है। तो ये हमारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है। क्लियर है क्या? कहाँ एनर्जी यस। कंज्यूम होती है? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक? और स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं, एम्डन मेयर हाफ पाथवे। तो हेडिंग डालेंगे ग्लाइकोलिसिस। Glycolysis is also called EMP pathway. Glycolysis is also called EMP pathway because it was discovered by 3 German scientists,
It was discovered by 3 German scientists, Otto Meyerhoff, J. Parans, P-A-R-N-A-S, J. Parans, Otto Meyerhoff and J. Parans. ठीक है, and J. Parans in 1930. Full stop. It is the process of oxidation of glucose. It is the process of oxidation of glucose. It is the process of oxidation of glucose, where 10 enzymes participate and formation of 2 pyruvate molecule takes place. 2 pyruvate molecule takes place from 1 glucose molecule. Next point. Glycolysis has 2 phases. Glycolysis has 2 phases. Preparatory phase and payoff phase. Preparatory phase and payoff phase. Full stop. In preparatory phase, glucose is broken into glyceraldehyde 3-phosphate. Full stop. In payoff phase, G3P, glyceraldehyde 3-phosphate. In payoff phase, G3P changes into pyruvate and produces ATP and NADH. ठीक है, तो बाकी आगे की जो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज साइकिल है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, और किसी को ग्लाइकोलाइसिस में कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया तो बताइए. नो सर. सब कुछ समझ में आ गया? यस. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग ना. रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया है. ठीक भाई.